Student, in the previous lecture, we have seen that what is solution and how we represent the concentration terms of solution. तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन टर्म है, यानी किसी भी सोल्यूशन को कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उसे कई टर्म में रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का जो जनरल चीज होता है उसको हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि सेकंड टॉपिक उसमें देखा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, और उसमें एक लॉ भी हमने देखा था। उस लॉ को कहते हैं हेनरीज लॉ। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड देन व्हाट इज Raoult's law, that is solution of two volatile liquid। तो वेपर प्रेशर, जनरली हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में जानते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। प्रेशर ऑफ वेपर क्लास 11 में हमने देखा था कि जो वेपर अपने लिक्विड के ऊपर अपने जितना प्रेशर लगाता है वही क्या होता है, वेपर प्रेशर। तो यहाँ हम इसको एक फिगर से समझ सकते हैं। एक फिगर हम बना रहे हैं, जैसे हम किसी बेजल में कोई लिक्विड लेते हैं। एक बेजल में आप लिक्विड को वाटर भी सपोज कर सकते हैं। हम कोई लिक्विड ले रहे हैं, हम उसको लिक्विड ही नाम दे रहे हैं, आप उसको वाटर भी सपोज कर सकते हैं। और यहाँ पे इस बेजल में यहाँ लिक्विड हमने फिक्स कर दिया और इसको एक क्लोज कंटेनर, इसको क्लोज कर दिया। हमने क्लोज कर दिया, इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। कोई कंटेनर ऐसा लगा देते हैं जिससे क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे लिक्विड है, तो सबसे पहले क्या होगा कि कोई लिक्विड है, हम जैसे सपोज कर ले वाटर है, तो वाटर क्या होगा, धीरे धीरे वाइपर में चेंज होगा। वाटर क्या होगा, धीरे धीरे वाइपर में चेंज होगा। अगर देखो जनरली अगर ओपन वेसल है, जैसे हम सपोज कर ले यहाँ पे कोई वेसल है, ओपन वेसल है, यहाँ पर वाटर है, तो ये पूरा का पूरा वाटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वाइपर में इवेपोरेट हो जाएगा। ये पूरा वाटर क्या होगा, धीरे धीरे वाइपर में क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, जिसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये ओपन वेसल है, दिस इज ओपन वेसल एंड हियर दिस इज क्लोज वेसल। ये क्लोज वेसल में जो भी हम वाटर लेते हैं या जो भी लिक्विड लेते हैं उसको क्लोज वेसल में लेते हैं। तो क्लोज वेसल में लेते हैं, तब यहाँ क्या होगा कि धीरे धीरे वाटर वेपर में चेंज होगा। धीरे धीरे ये वाटर जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वेपर मॉलिक्यूल में चेंज होंगे, वाटर वेपर मॉलिक्यूल में चेंज होगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि ऐसा नहीं कि पूरा, क्योंकि ये वेसल क्या है, क्लोज है, ये वेसल क्या है, क्लोज है, तो वाटर मॉलिक्यूल पहले वेपर में चेंज होगा, फिर वेपर मॉलिक्यूल वाटर में चेंज होगा, फिर वेपर जो है वाटर में चेंज होगा, वाटर वेपर, वेपर वाटर, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। यानी पहले वाटर से वेपर में चेंज होगा, फिर वेपर वाटर में चेंज होगा, वाटर वेपर एक कंडीशन बन जाएगी। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वाटर पहले वेपर में चेंज हो गया और फिर पूरा का पूरा वेपर जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो इसमें क्या होगा कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, जिसमें आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमने पीछे क्लास 11 में देखा था। उसमें क्या होता है कि थोड़ा वाटर जब क्या होता है कि वाटर पहले वेपर में चेंज होगा, फिर एट इक्विलिब्रियम वेपर जो है वाटर में चेंज होगा। तो उस कंडीशन में जो वेपर द्वारा जो वाटर पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वही क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। तो सिंपली हम लोग जानते हैं, जैसे लिक्विड है, लिक्विड वेपर में चेंज होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन।
और वेपर लिक्विड में चेंज होता है, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन यानी लिक्विड टू वेपर इवेपोरेशन एंड वेपर टू लिक्विड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि दैट इज चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। तो यहां से डेफिनेशन हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर का, at equilibrium the pressure of vapors above liquid surface is called vapor pressure। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये होगा कि जितनी तेजी से वाटर वेपर में चेंज होगा उतनी ही तेजी से वेपर वाटर में चेंज होगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, वही इक्विलिब्रियम कंडीशन कही जाती है। और उस कंडीशन में ये इस वाइपर द्वारा वाटर पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, जो प्रेशर लगाया जाएगा, वही प्रेशर क्या होगा? वाइपर प्रेशर। अब यहाँ हम कुछ डिस्कशन करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइपर प्रेशर। वाइपर प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइपर प्रेशर। नंबर वन टेम्परेचर। वाइपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी लिक्विड का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो लिक्विड का वाइपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। अगर लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा तो वाइपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इवेपोरेशन इंक्रीज करता है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज करता है। एंड नेक्स्ट फैक्टर affecting our vapor pressure, that is force of attraction between molecules, यानी vapor pressure is inversely proportional to force of attraction between molecule। यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल में जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल के बीच में वीक वांडर वाल फोर्स, यहाँ वांडर वाल फोर्स अट्रैक्ट करता है, केवल ये वांडर वाल फोर्स से हेल्ड होते हैं। इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वांडर वाल फोर्स से अटैच होते हैं, यानी वांडर वाल फोर्स से जुड़े होते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल में हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, एंड वी नो दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वांडर वाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वांडर वाल फोर्स से काफी स्ट्रांग होती है, यानी कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होगा। यानी ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहां देखेंगे तो H2O में कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि H2O के मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल के बीच में वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्ट करता है। और फिर इसका जस्ट ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेपर प्रेशर वाटर से ज्यादा होगा। ओके, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर जस्ट अपोजिट होगा, यानी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। एंड थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर इज volatile and non-volatile substance. Volatile and non-volatile substance. Volatile and non-volatile substance. यहां पे हम वेपर प्रेशर ऑफ volatile substance is more than vapor pressure of non-volatile substance. तो जैसे वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। वोलाटाइल सब्सटेंस यहाँ लिख देते हैं ऊपर और जगह देंगे। वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है, वाटर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टॉलूइन C6H5CH3. This is toluene. And non-volatile substance. What is non-volatile substance? जैसे यूरिया फार्मूला आप जानते हैं, NH2CO NH2, ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज या शुगर C12H22O11, और वोलेटाइल सब्सटेंस में ये भी होता है एथेनॉल एंड मेथेनॉल। ethanol नहीं सॉरी this is ethanol and this is methanol. So this is volatile substance, this is non-volatile substance. volatile substance का वेपर प्रेशर non-volatile substance के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है जो वेपर बनता है वो volatile substance का ही बनता है, non-volatile substance का वेपर नहीं बनता। तो जब जिस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जहां पे वेपर बनेगा वहीं पे वेपर प्रेशर होगा, जहां पे वेपर बनेगा ही नहीं वहां पे वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो जनरली क्या होता है कि इस टाइप मतलब इन्हीं लिक्विड का, ये जो लिक्विड दिए गए हैं इन्हीं लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि इन लिक्विड का वेपर बनता है, और इनका वेपर बनता ही नहीं, इनका वेपर नहीं बनता। यूरिया एक्चुअली ये सॉलिड फॉर्म होते हैं, जनरली जो सॉलिड्स होते हैं उनका वेपर फॉर्म नहीं करता, और जो लिक्विड होते हैं जनरली उन्हीं का वेपर फॉर्म होता है। तो जब भी हम वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन करते हैं या वेपर प्रेशर डिटरमाइन करते हैं तो वोलेटाइल सब्सटेंस का ही करते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर 0 होता है।
Hello student. Hello student. Now I am going to explain what is vapor pressure of two volatile liquids. That is Raoult's law. यहाँ पे हम पढ़ेंगे Raoult's law क्या होता है and vapor pressure of two volatile liquids. और इसी में हम देखेंगे कि Raoult's law क्या होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जैसे टू वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं. सपोज कर लीजिए जैसे कोई दो गजल लेते हैं. वी टेक ए टू गजल. यहाँ पे सपोज कर लीजिए यहाँ पे लिक्विड ए है. दिस इज लिक्विड ए एंड अदर गजल एंड इन अदर गजल वी टेक लिक्विड बी. यहाँ कोई लिक्विड बी है और दोनों वोलेटाइल है. ये दोनों लिक्विड क्या है, वोलेटाइल होने चाहिए, यानी उनका वेपर फॉर्म होना चाहिए. तो इन दोनों को आपस में जब मिक्स करते हैं तो हमको एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है. एक सॉल्यूशन बनेगा ऊपर, एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा. एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा यानी सॉल्यूशन ऑफ liquid A and liquid B. Liquid B. लिक्विड ए और बी का सॉल्यूशन. तो यहाँ देखिए यहाँ पे केवल ए के मॉलिक्यूल होंगे, सब ए के मॉलिक्यूल होंगे. इसमें ए के मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे क्या होगा बी का मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे बी का मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे बी का मॉलिक्यूल होगा. लेकिन जो सॉल्यूशन होगा वहां इसमें ए के भी मॉलिक्यूल होंगे एंड बी के भी मॉलिक्यूल होंगे. ए और बी के मॉलिक्यूल पूरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे. यहां हम सपोज कर लेते हैं कि इस सब्सटेंस का जो प्योर जो वेपर प्रेशर है P नॉट ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए. और यहाँ पे इसका जो वेपर प्रेशर है, यहाँ पे लिक्विड बी का P नॉट बी. P नॉट बी मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी. अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन में हम सपोज कर लेते हैं कि लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या है Pa और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर जो है Pb है. यानी सॉल्यूशन में Pa हो जाएगा लिक्विड ए का एंड Pb जो है लिक्विड बी का. यहाँ पे हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि इसका जो मोल फ्रैक्शन है, A का लिक्विड का मोल फ्रैक्शन बीटा A है, B लिक्विड का मोल फ्रैक्शन बीटा B. ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. दिस इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. चलिए ये कोई इसको फिर से देख लेते हैं एक बार. ये कोई लिक्विड है और उस लिक्विड का नाम ये है. ये लिक्विड वोलेटाइल है और यहाँ पे ये सपोज किया गया P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यानी जब ये प्योर फॉर्म में होगा तब इसका वेपर प्रेशर P नॉट ए होगा. यहाँ दूसरा लिक्विड है B है और यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर P नॉट B, यानी प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर P नॉट B होगा. जब दोनों सॉल्यूशन यानी दोनों वोलेटाइल लिक्विड को, इसमें आप एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी सपोज कर सकते हो या दो कंपोनेंट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसा कि आप जानते हैं जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होता है. तो जब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन, यहाँ पे हमको सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है. तो जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है तो इस सॉल्यूशन में हम ये सपोज कर लेते हैं कि लिक्विड ए का वेपर प्रेशर Pa है एंड लिक्विड बी का वेपर प्रेशर क्या है Pb है. और सॉल्यूशन में ए का लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन है जीटा ए है, बी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन जो है जीटा बी है. तो राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, the vapor pressure
of each volatile component, each volatile substance या component, each volatile substance, the vapor pressure of each volatile substance in solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. यानी यहाँ पे कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर अगर सॉल्यूशन में ये है, कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर पीबी है, तो पीए एंड पीबी डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी पे। पीए डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड पे एंड पीबी डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, PA is directly proportional to zeta E, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए जो है सॉल्यूशन में ए का जितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो PA इज इक्वल टू P नॉट A जीटा E, क्लियर? Okay. And this is supposing question number 1. Similarly, vapor pressure of B, vapor pressure of liquid B in solution, liquid B in solution, यानी PB is directly proportional to जीटा बी पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आपके दोनों में आपको क्लियर होना चाहिए क्या है। पीए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। जीटा ए मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन। लिक्विड ए का जितना मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको हम जीटा ए से दिखा रहे हैं। इसी तरह से पीबी क्या है? पीबी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, यानी जब वो प्योर फॉर्म में जाएगा तब उसका वेपर प्रेशर पी नॉट बी रहेगा। जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने पीछे क्लास 11 में देखा था कि जो टोटल प्रेशर होगा, जितना जो कंपोनेंट का प्रेशर होगा, अलग अलग कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा उसका ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर होगा। पीछे हमने क्लास 11 में देखा था कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम टोटल प्रेशर सपोज कर ले पीटी इज इक्वल टू पीटी, टोटल प्रेशर पीटी इज इक्वल टू पीए, यानी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पीए प्लस पीबी। पीटी इज इक्वल टू पीए मीन पी नॉट ए
जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी. Substitute the value of PA and PB from equation 1 and 2. We get PT is equal to P naught A जीटा A plus P naught B जीटा B. ग्राफ खींचते हैं, इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं. इस तरह से एक ग्राफ खींचा गया है वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में. एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व ग्राफ, यानी वेपर प्रेशर यहाँ पे होता है, लेते हैं इस एक्सिस पे, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन और इसको इस तरह से बना लेते हैं. इसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं. यहाँ पे क्या है, हम यहाँ सपोज कर लेते हैं जीटा ए इज इक्वल टू 1. जीटा ए इज इक्वल टू 1 होगा तो जीटा बी इज इक्वल टू 0 होगा, यानी प्योर ए है. प्योर ए कंपोनेंट सपोज कर लेते हैं यहाँ, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए जो हमने पीछे दिखाया है. और दूसरे यहाँ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम देखते हैं यहाँ जीटा ए इज इक्वल टू 0, यानी ए का मोल फ्रैक्शन 0 हो और बी का मोल फ्रैक्शन जीटा बी इज इक्वल टू 1 होगा. तो यानी ये क्या होगा, प्योर बी होगा. प्योर बी का वेपर प्रेशर यहाँ सपोज कर लेते हैं पी नॉट बी, इसको उसमें दिखाया गया है पी नॉट बी लेते हैं यहाँ पे पी नॉट बी. तो यहाँ इसमें ग्राफ दिखाया गया है, ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, यानी हेनरीज लॉ जो होती है वो आइडियल सोल्यूशन के लिए है. और ये जो है नॉन आइडियल, मतलब केवल आइडियल सोल्यूशन इसको फॉलो करते हैं और प्रॉपर सोल्यूशन जो है इसको फॉलो नहीं करते. और इसमें इस तरह से ग्राफ खींचा गया है डॉट डॉट से. जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट का इंक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इंक्रीज करेगा. यहाँ इसमें क्या दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन यहाँ पे इधर से चलेंगे, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इंक्रीज करेगा उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा और एक पॉइंट यहाँ आएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा. तो यानी ये किसको दिखा रहा है, ये पीबी को, और ये किसको दिखा रहा है, ये लाइन पीए को. और इसको ज्वाइन कर देते हैं. दिस इज रिप्रेजेंट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी. पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी. पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी. ये मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर. तो इस सोल्यूशन जो है आइडियल सोल्यूशन के लिए है, यानी राउल्स लॉ किसके लिए होता है, आइडियल सोल्यूशन के लिए. और यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि आगे देखेंगे कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है. तो यहाँ पे देखो दोनों कंपोनेंट हम देखें, दोनों हमारे पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी है. तो यहाँ पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से ज्यादा है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी. यानी ये एक तरफ से क्या होगा, ये सॉल्वेंट होगा. ए क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट कर सकते हैं, बी को हम सॉल्यूट कर सकते हैं. तो एक और इसमें इम्पोर्टेंट है कि जैसे जो हमारा सोल्यूशन बनता है, अगर ये हम सपोज कर लें कि जो सोल्यूशन हमारा बनता है वो अगर वेपर फेज में है, यहाँ पे सोल्यूशन जो हमारा बना हुआ है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसके लिए हमने ये राउल्स लॉ को अप्लाई करके यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या होता है उसको हमने कैलकुलेट किया है. अगर जो सोल्यूशन हमने जो सोल्यूशन ऑब्टेन किया है, ये दोनों सोल्यूशन अगर वेपर फेज में हो, मतलब सोल्यूशन वेपर फेज में हो, यानी गैस फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, उसको हम इस तरह से जो क्लास 11 में पढ़े हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर,
तो ये अगर सपोज कर लें इफ सॉरी यहाँ लिखते हैं तो लिख लेते हैं थोड़ा सा लिखेंगे तो if compounds no if components यानी लिक्विड जिसको हम लिक्विड यहाँ लिए हैं if components यानी लिक्विड A and B are in vapor phase, मतलब अगर दोनों यहाँ पे जो हमने लिया था वो लिक्विड फेज में थे, अगर दोनों लिक्विड जो हैं वेपर फेज में है, दोनों लिक्विड वेपर फेज में है, then using Dalton's law of partial pressure, then using Dalton's law of partial pressure, इसको आप क्लास 11 के लिए जानते हैं कैसे निकालते हैं पार्शियल प्रेशर। यानी क्या हो जाएगा PA इज इक्वल टू, उस कंडीशन PA हो जाएगा PA इज इक्वल टू YA PT, PB इज इक्वल टू YB PT। What is YA and YB? YA and YB mole fraction of component A and B in vapor phase, यानी जब दोनों कंपोनेंट अगर वेपर फेज में हो तो जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जिसको हमने क्लास 11 में पढ़ा है तो उस इक्वेशन को यूज करते हैं। अगर सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो वहां पे हम राउथ लॉ का यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे एंड होता है टुडे दिस टॉपिक इन टुडे एंड नेक्स्ट वी डिस्कस what is ideal solution and non-ideal solution, what is ideal solution and non-ideal solution, then we will discuss what is colligative property, and in last we will discuss abnormal molar masses or want of factor. Thank you.